हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चा पार्टी फाइनली मेरे पास क्लास 9th का लेटेस्ट वाला आर एस अग्रवाल आ चुका है और आज से आप लोगों को इस आर एस अग्रवाल के सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ मैं। जैसे आज तक आप लोगों ने मुझसे पढ़ा है उसी तरीके से आगे भी तुम लोगों को मुझसे पढ़ना है। टेंशन ना लो, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी यूट्यूब पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस नए वाले बुक को शुरू करने से पहले दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। तुम्हें एक तो पता ही है कि तुम्हारा सिलेबस चेंज हुआ है। एनसीईआरटी जो न्यू वाली आ रही है वो पूरा का पूरा चेंज होकर के आ रही है। तो क्या आर एस अग्रवाल वाला बुक भी चेंज हुआ है? इन्होंने बोला तो था मुझसे कि हाँ बुक हम लोग चेंज कर रहे हैं, लेकिन जब ये बुक मेरे पास आया ना तो ये मेरे एक्सपेक्टेशन पे पूरा खरा नहीं उतरा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ वो बताता हूँ। देखो, जो पुराना वाला आर एस अग्रवाल का बुक है ना, अगर तुम्हारे पास ये बुक है तो ये बुक और ये बुक दोनों सेम है। कुछ चीज़ें बस अलग हैं। दो चीज़ें अलग है इसमें, मैं वो क्लियर करता हूँ। पहला तो इसमें अगर तुम देखो ना, ये जो पुरानी वाली बुक थी इसमें जो चैप्टर्स थे अगर तुम उनका नाम देखो, ठीक है, तो चैप्टर नंबर सिस्टम से शुरू हो रहा था, पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन। ये पहले का सीक्वेंस है, पहले ऐसे ही चल रहा था, पिछले 5 6 साल 10 साल से ऐसे ही चलते हुए आ रहा है। लेकिन नए वाले बुक में अगर तुम आओगे तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमारा जो चैप्टर है वो शुरू होता है। ठीक, पहला तो डिफरेंस ये है कि चैप्टर को आगे पीछे किया गया है। क्या कंटेंट अलग है? जैसे यहाँ पर जो नंबर सिस्टम चैप्टर 3 में दिया गया है और यहाँ पर नंबर सिस्टम जो 1 में दिया हुआ है, तो क्या दोनों में फ़र्क है? बिल्कुल भी नहीं, दोनों सेम टू सेम है। जबकि जो नया वाला एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें थोड़ी सी चीज़ों को अलग की गई है। नया वाला एनसीईआरटी में क्लास 9th वाला जो बुक अभी आने वाला है, जिसका सिलेबस पहले से हम लोगों के पास है, तो उसमें जो कंटेंट है ना वो इस वाले से अलग दिया गया है। बट ये जो आर एस अग्रवाल की बुक है दोनों सेम है। जैसे मेरे को पहले लग रहा था कि अगर कोई बच्चा पुराना बुक ले लेगा तो उसका नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले मना भी किया था। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास पुराना बुक भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम्हें थोड़ा सा दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि भाई इसमें जो चैप्टर्स है वो इस तरीके से दिया हुआ है, तुम देख सकते हो, और इसमें जो चैप्टर्स है वो यहाँ से इस तरीके से दिया हुआ है, यानी कि सफल किया गया है, चैप्टर को आगे पीछे किया गया है। दूसरी जरूरी चीज, इसमें एक नया चैप्टर इंक्लूड किया गया है जिसका नाम है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, जो पुराने वाले बुक में नहीं था। अब ये जो चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है ना, इसे भी खुद से इन्होंने मतलब अभी नहीं बनाया है, क्लास 9 के लेवल का नहीं बनाया है। इस वाला चैप्टर जो है ना बेटा, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, इसमें जो क्लास 9 की बुक में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस वाले बुक से उठाकर डाला गया है, जो कि आर एस अग्रवाल क्लास 10th का बुक है। ये आर एस अग्रवाल क्लास 10th का लेटेस्ट वाला बुक है और इसी क्वेश्चन इसी बुक से जो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के क्वेश्चन हैं, जो चैप्टर है पूरा का पूरा यहाँ पर चिपकाया गया है। तो कहने का मतलब है कि कुछ खास नया नहीं है। मुझे इनसे ज़्यादा उम्मीद था कि कुछ नया चीज़ ये लोग करेंगे, इतना लेट से बुक लॉन्च कर रहे हैं तो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर भी आर एस अग्रवाल की बुक बढ़िया होती है। लेकिन इस बार आप लोगों को ध्यान रखना है कि आर एस अग्रवाल हम लोगों को प्रैक्टिस करना है ताकि हम आगे चल करके आईआईटी वगैरह क्लियर कर सकें। यानी कि मैथ्स को अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें आर एस अग्रवाल या फिर आर डी शर्मा सॉल्व करना है। मैं आर एस अग्रवाल भी करा रहा हूँ, आर डी शर्मा भी करा रहा हूँ। आर डी शर्मा लाइव क्लासेस में होती हैं, जो 9th नाइट्स वाला हमारा यूट्यूब में दूसरा चैनल है 9th नाइट्स बाय अनअकैडमी, उसमें मैं आर डी शर्मा करा रहा हूँ न्यू वाला। और यहाँ पर मैं तुम लोगों को वीडियो के फॉर्म में आर एस अग्रवाल कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं होते हैं, बट इस साल तुम्हें एनसीईआरटी भी करना है। अगर तुम सिर्फ आर एस अग्रवाल कर रहे हो तो तुम गलती कर रहे हो, एनसीईआरटी भी तुम साथ में करोगे, क्योंकि एनसीईआरटी पूरा का पूरा न्यू है और जो चीज़ें एनसीईआरटी में मिलेंगी वो इसमें हम लोगों को नहीं मिल रही है, ना इस वाले बुक में ना आर डी शर्मा में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मैंने पहले तुम लोगों को क्लियर करा दिया है। अब उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसके जो एक्सरसाइजेस हैं, जैसे मैं हमेशा तुम लोगों को अपने पेन कॉपी में कराता हूँ, जिससे तुम लोगों को बहुत समझ में भी आता है और मज़ा भी आता है, इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। लेकिन तुम लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या तुम्हें इसके सॉल्यूशन चाहिए या नहीं। अगर तुम लोग सपोर्ट करोगे, इस वीडियो को लाइक करोगे बहुत ज़्यादा और अपने फ्रेंड के सर्कल में बहुत ज़्यादा शेयर करोगे, तभी मैं इस बुक को कंप्लीट कराऊंगा। क्योंकि इस बुक को कंप्लीट कराना कोई छोटी मोटी बात नहीं बेटा, 800 लगभग पेजेस का बुक है, नानी याद आ जाती है। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं इसको अच्छे से कंप्लीट कराऊँ एक एक क्वेश्चन हमेशा की तरह, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सपोर्ट करना, ताकि मैं इसमें अच्छे से कंटेंट बना सकूँ, ठीक है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं फिर। तो बच्चों ये हमारा पहला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका एक्सरसाइज 1 ये हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें एक चीज़ अच्छी मुझे लगी कि जो एक्सरसाइज 1 भी इन्होंने डाला है ना, ये थोड़ा सा इन्होंने लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है। यानी कि जो हमारा क्लास 9th का जो नया सिलेबस है उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना एक टॉपिक आया है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, यानी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने वाला एक टॉपिक है, जो पुराने वाले बुक में नहीं था, यानी पुराने सिलेबस में भी नहीं था। तो इन्होंने वो वाला भी टॉपिक डाला है। डाला कहाँ से वो हम लोगों को पता ही चल चुका है, ये क्लास 10th की बुक से उन्होंने उठाकर रख दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम डाला तो है अपनी बुक में। आर डी शर्मा में तो ये टॉपिक है ही नहीं, तो अच्छी बात है कि कम से कम इन्होंने अपनी बुक में रखा है। तो चलो, जो एक्सरसाइज 1A है, जो एक्सरसाइज 1A है, इसके क्वेश्चंस हम लोग शुरू करते हैं। इसमें बोला गया राइट द एब्सिसा ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, राइट द ऑर्डिनेट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। तो तुम लोगों को यहाँ पर कुछ मुश्किल वाला काम नहीं दिया गया, बहुत ईजी पीजी काम दिया गया है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो तुमसे ना, देखो यहाँ पर ये जो इस टाइप से नंबर लिखे हुए रहते हैं ना बच्चों, इनको कहा जाता है कोऑर्डिनेट। ये जो ऐसे नंबर लिखा है ना ब्रैकेट में 3 और 7 और ब्रैकेट बंद किया गया है, इसको कोऑर्डिनेट कहा जाता है।
अब इसमें जो पहला वाला नंबर होता है ना उसको कहते हैं एब्सिसा। एब्सिसा वर्ड याद रखना, बहुत काम का वर्ड है एब्सिसा और ऑर्डिनेट। पहला वर्ड होता है एब्सिसा। एब्सिसा किसको कहते हैं सर? तो जो पहला नंबर होता है लेफ्ट साइड से तुम नंबर देखो तो जो पहला नंबर है जैसे 0, ये एब्सिसा है। यहाँ पर जो 3 है ये एब्सिसा है। यहाँ पर जो माइनस का 2 है ये एब्सिसा है। और यहाँ पर जो 6 है ये एब्सिसा है। ठीक है, आगे समझ में। एब्सिसा किसको कहते हैं? जो लेफ्ट साइड में पहला नंबर होता है। ठीक है, ऑर्डिनेट किसको कहते हैं? तो जो हमारा राइट साइड वाला नंबर होता है ये वाला, जैसे इसमें हमारा राइट में क्या है 0 है, तो ये ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और इसका एब्सिसा 4 हो जाएगा। उसी तरीके से ये जो 5 है ये एब्सिसा हो जाएगा और 2 जो है वो ऑर्डिनेट हो जाएगा। यहाँ पर 1 हमारा एब्सिसा हो जाएगा और माइनस का 4 हमारा ऑर्डिनेट हो जाएगा। ये माइनस का 10 एब्सिसा हो जाएगा और माइनस का 7 ऑर्डिनेट हो जाएगा। क्लियर बा? इतना समझ में आ गया सारे बच्चों को? अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला है ऑन द प्लेन ऑफ अ ग्राफ पेपर ड्रॉ एक्स ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डैश एज कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड द प्लॉट ईच ऑफ द पॉइंट। करना यह है कि इस तरीके से ग्राफ वाला पेज लेना है, उसमें हम लोगों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 लाइन होते हैं। आप लोगों ने ग्राफ के बारे में हल्का फुल्का क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, बार ग्राफ वगैरह, उसी से रिलेटेड चीज़ बोल रहा है कि पहले एक्स वाली लाइन बनाइए, इस लाइन का नाम ये रखा गया है एक्स डैश, फिर ओ और फिर एक्स। वैसे ही वाई वाली लाइन बनाइए, इसको वाई वाली लाइन कहते हैं, इसको एक्स वाली लाइन कहते हैं। इसका एक्चुअल में नाम होता है एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को उस तरीके से लाइन बनाना है और इन पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखना है। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आओ समझते हैं इसको कैसे किया जाएगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो इस तरीके से हम लोगों को अपने ग्राफ वाले पेज में ड्रॉ करना है, जहाँ पर हम लोग एक ऐसी लाइन बनाते हैं जिसको एक्स एक्सिस कहते हैं। इधर एक्स नाम है, यहाँ पर ओ पॉइंट है और यहाँ पर एक्स डैश लिखा हुआ है, यही हम लोगों को बोला गया था, उसमें एक्स डैश ओ और एक्स नाम होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर ये ऊपर में वाई होता है, ये बीच में ओ होता है और नीचे वाले को हम लोग वाई डैश लिख देते हैं, तो ये हो जाता है वाई ओ और वाई डैश। ठीक है, नाम समझ में आ गया। अब करना क्या है, तो पॉइंट यहाँ पर जो शुरू होता है ना, जहाँ पर दोनों लाइन कट होते हैं वहाँ पर 0 होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। इसके बाद राइट साइड में हमारा जो एक्स वाली लाइन है उसमें प्लस वाले नंबर होते हैं और लेफ्ट वाले साइड में माइनस वाले नंबर होते हैं। जो नंबर लाइन तुम लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 7, 8 वगैरह में, वही नंबर लाइन है। फिर उसी तरीके से नंबर लाइन इसका उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब कि ऐसे भी ऊपर साइड में प्लस वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखना है और नीचे में -1 -2 -3 -4 इस तरीके से नंबर को लिख देना है। ठीक है, पहला काम समझ में आ गया। अब हम लोगों से बोला गया है कि पॉइंट को प्लॉट कीजिए। एक पॉइंट है हमारा ए, पॉइंट ए दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 5 और 3। 5 और 3, 5 होता है बेटा जो पहला वाला होता है ना जिसको हम एब्सिसा कहते हैं, ये होता है एक्स का वैल्यू। ठीक है, जो पहला वाला जिसको हम एब्सिसा के नाम से जानते हैं, ये एक्स वाली लाइन का वैल्यू होता है। और जो दूसरा वाला पॉइंट होता है जिसे हम ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं, ये वाई वाले का वैल्यू होता है। तो 5 और 3 हमारा कहाँ पर आएगा, आओ समझते हैं। सबसे पहले तो तुम x वाले लाइन पे 5 ढूंढो, क्योंकि x वाली वैल्यू 5 थी, तो x वाले लाइन पे 5 तुम्हें मिलेगा यहाँ पर। और y वाले वैल्यू कितना था, 3 था, तो y वाले के लिए 3 अब हम लोग ना इधर से नहीं ढूंढेंगे, हम यही 5 में ऊपर जाएंगे। जैसे 5 में जब तुम यहाँ पर आओगे ना, तो ये हो जाएगा y वाले के लिए 1, फिर ऐसे ऊपर जाओगे तो ये y वाले के लिए 2 हो गया, फिर एक बार और ऊपर जाओगे तो y वाले के लिए 3 हो गया। तो ये जो मैंने पॉइंट बनाया है, यही पॉइंट ए है जो हम लोगों को 5 और 3 दिया गया था। ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाले वैल्यू को, 5 और 3 को। आया समझ में? एक्स देखो, ये वाले पॉइंट से जब तुम एक्स वाली लाइन की तरफ देखोगे तो वो 5 की सीधाई पर आ रहा है, और इसी पॉइंट से जब तुम वाई वाली लाइन की तरफ देखोगे तो वो 3 की सीधाई पर जा रहा है। तो बस यही 5 और 3 हो जाएगा। उसी तरीके से बी वाला पॉइंट में 6 और 2 दिया हुआ है। देखो, तुम लोगों के पास अगर न्यू बुक है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लिए रहो। मैं बार बार क्वेश्चन ना दिखाऊंगा, नहीं तो बहुत लेट लगेगा, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो बी वाला पॉइंट 6 और 2 है। 6 कहाँ पर है भाई, ये रहा, एक्स के लिए 6 ये रहा, और y के लिए 2 कहाँ पर रहेगा, तो उसके लिए पहले हम ऊपर जाएंगे तो ये 1 हो गया, और यहाँ पर आएंगे तो ये 2 हो गया। तो ये वाला पॉइंट हमारा पॉइंट B हो जाएगा। इज दैट क्लियर? फिर पॉइंट C जो है वो माइनस का 5 और 3 है। पॉइंट C जो है हमारे पास वो x के लिए माइनस का 5 दिया हुआ है, तो x के लिए माइनस का 5 भाई निगेटिव इधर रहेगा। ये देखो, ये रहा मेरा माइनस का 5 x के लिए। और फिर उसके बाद y के लिए 3 है, तो y के लिए 3 हम लोग ऊपर चलेंगे। ये हमारा प्लस का 1, ये प्लस का 2 और ये प्लस का 3, तो ये पॉइंट C हो गया जो x के लिए 5 है और y के लिए हमारा 3 है। ठीक है, उसके बाद फिर चौथा क्या है भाई, x के लिए d में, यानी कि जो पॉइंट d है बच्चों, इसमें 4 और माइनस का 6 दिया हुआ है, तो x के लिए 4 ये रहा, और y के लिए माइनस का 6 है। तो अभी तक हम लोग y के लिए ऊपर जा रहे थे ना, अब हम लोग y के लिए नीचे आएंगे, क्योंकि माइनस में जो y होता है वो नीचे में रहता है। तो x के लिए 4 तो यहाँ पर होगा, फिर y के लिए -6 हम लोग देखो ऐसे 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 आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। ये रहा, ये जो मैंने पॉइंट बनाया, देखो y की सीधाई पे -6 आ रहा है और x की सीधाई पर 4 पे आ रहा है, तो ये पॉइंट D हो जाएगा। फिर पॉइंट E कहाँ पर है भैया,
ये -3 और -2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, -3 और -2 है, दोनों माइनस में है। तो x के लिए देखो -3 ये रहा, x वाले के लिए -3 ये रहा, और y वाले के लिए -2 किधर है भाई, तो नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ये रहा। ये पॉइंट है मेरा पॉइंट ई। ये x के लिए -3 है और y वाले के लिए -2 है। फिर अगला जो पॉइंट f दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, वो है -4 और +4। x वाले के लिए -4 है, तो x वाले के लिए -4 तो ये रहा मेरा, और y वाले के लिए +4 दिया है, तो y वाले +4 ऊपर में मिलेगा। ये ऊपर जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, देखो ये रहा, ये पॉइंट देखो यहाँ पर +4 की सिधाई पे आ रहा है y की तरफ, और x की तरफ -4 आ रहा है, तो ये मेरा पॉइंट f हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद फिर पॉइंट g जो है वो x के लिए 3 है और y के लिए -4 है। x के लिए 3 ये रहा, y के लिए -4, नीचे आ जाओ बच्चों, ये रहा। ये हो गया मेरा पॉइंट g, x के लिए -3, सॉरी x के लिए +3 और y के लिए -4। उसके बाद फिर पॉइंट h जो है ये इंटरेस्टिंग है। इसमें h के लिए देखो यहाँ पर, अगर मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन दिखाऊं, x के लिए वैल्यू दिया है लेकिन y का वैल्यू 0 दिया है, x का वैल्यू दिया है लेकिन y का वैल्यू 0 दिया है। तो जब कभी भी ऐसे पॉइंट तुम्हें मिले ना, तो पहले तो तुम देखो x कहाँ पर है, 5, x का 5 यहाँ पर है, लेकिन y के लिए 0 है। बच्चों देखो, अगर y के लिए +1 रहता तो हम ऊपर जाते, y के लिए -1 रहता तो नीचे आते, लेकिन y के लिए 0 जो होता है ना, वो यहीं पर रुक जाता है। ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर, ये जो मैंने मार्क किया, यही पॉइंट h को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये हमारे x के लिए पहला वाला जो नंबर था वो 5 था, लेकिन y का कोई वैल्यू नहीं था। अगर कोई वैल्यू रहता है प्लस वाला तो ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं माइनस वाले के लिए, लेकिन जब कोई वैल्यू नहीं रहता तो यहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो 0 होता है ना y का, वो यहीं पर होता है। x का भी 0 यहाँ पर होता है और y का 0 भी यहाँ पर होता है। ठीक है, अगला नंबर, अगला जो i वाला है उसमें दिया है x के लिए 0 और y के लिए 6। तो x के लिए 0 जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर रहेगा, और y के लिए अगर हमें 6 चाहिए तो y के लिए 6 हमें ऊपर आना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये वाला पॉइंट मेरा पॉइंट i हो जाएगा। ठीक है, फिर i के बाद जो j वाला है वो दिया है x के लिए -3, तो x के लिए -3 यहाँ पर है, और y के लिए 0 दिया हुआ है, यानी कि इसको भी हम वहीं पर रुक जाएंगे, हम ऊपर नीचे नहीं जाएंगे। ये पॉइंट हमारा पॉइंट j हो जाएगा। फिर अगला नंबर हमारे पास है k वाला, उसमें x के लिए 0 दिया है और y के लिए -2 है, तो y के लिए -2 नीचे आ जाओ, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट मेरा k हो जाएगा। और फिर लास्ट में हमारे पास देखो जो पॉइंट ओ दिया हुआ है ना, इसमें 0 0 लिखा है, तो 0 मतलब x के लिए भी 0 और y के लिए भी 0। तो मेरे बच्चों x के लिए भी 0 और y के लिए भी 0, इस वाले पॉइंट को कहा जाता है। ये होता है हमारा पॉइंट ओ, जो x के लिए भी 0 होता है और y के लिए भी 0 होता है, और इसका अलग से नाम भी होता है, इसको ऑरिजिन कहा जाता है, ऑरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन, इस वाले पॉइंट को कहते हैं, ये याद रखना। तो इस तरीके से हम लोगों को प्लॉट करना है, ये बहुत जरूरी पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर का। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिया हुआ है क्वाड्रेंट से रिलेटेड। ये तुम लोग देखो अगर तुम लोग ना इतना समझ गए हो अभी तक ना, अगर दिमाग थोड़ा हैंग हो रहा है तो तुम लोग छोटा सा ब्रेक ले सकते हो, वीडियो को थोड़ा सा रोक सकते हो। लेकिन अगर अभी तुम लोगों का दिमाग हैंग नहीं हुआ है तो आगे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए इनको सीखो। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 6 है, अब इस 6 वाले में नया चीज़ दिया है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट राइट द क्वाड्रेंट इन विच इट लाइज, यानी कि आपको ये बताना है कि ये पॉइंट जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो पहले तुम्हें मैं क्वाड्रेंट समझाता हूँ, जब क्वाड्रेंट समझ में आ जाएगा ना तो तुम्हें ये सब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करने वाले हैं। ठीक है, और समझाता हूँ ना। देखो, जो हम लोगों ने यहाँ पर ये नंबर्स देखे ना बच्चों, ये जो हम लोगों ने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए जो मैंने ग्राफ बनाया था, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ये जो भी हम लोगों ने ग्राफ बनाया ना, तुम देखना, इसके वजह से ना ये जो पेज है वो 4 पार्ट में बढ़ गया है। तुम देखो, एक पार्ट ये वाला है, एक दूसरा पार्ट ये वाला है, ये तीसरा पार्ट है और ये चौथा पार्ट है, तो टोटल 4 पार्ट में बढ़ गया है। ठीक है, इतना समझ में आया। ये जो 4 पार्ट में ये बटा हुआ है ना, इन्हीं चारों पार्ट को क्वाड्रेंट कहा जाता है। ये पहले वाले पार्ट को देखो, यहाँ ये पहला पार्ट रहता है, ध्यान रखना, इसको पहला क्वाड्रेंट कहते हैं। राइट साइड में जो ऊपर में रहता है इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। इसके जस्ट बगल में इधर वाला जो होता है ना, ये होता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं हम सेकेंड नंबर का क्वाड्रेंट। ठीक है, उसके बाद जो इसके नीचे होता है ये वाला, इसे कहा जाता है थर्ड क्वाड्रेंट। अपने मर्जी से कुछ नाम नहीं लिखोगे, ये नहीं कि सर मैं इसको फर्स्ट कर देता हूँ, इसको सेकंड कर देता हूँ, ऐसे नहीं चलेगा ना। ये फर्स्ट यही कहलाएगा, सेकंड ये क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये थर्ड नंबर का क्वाड्रेंट कहलाएगा, और फिर लास्ट में जो बच गया ये वाला, ये होता है हमारा फोर्थ नंबर का क्वाड्रेंट। ठीक है, क्लियर। क्वाड्रेंट किसको कहते हैं समझ में आ गया। ये जो हमारे 4 पार्ट हैं, इन चारों पार्ट को क्वाड्रेंट कहा जाता है। अब तुम देखोगे कि जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है, ये है फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में। ठीक है, पॉइंट सी और पॉइंट एफ जो थे ये सेकंड क्वाड्रेंट में थे। पॉइंट ई वाला जो था हमारे पास, ये थर्ड वाले क्वाड्रेंट में था।
और उसके बाद जी और डी वाले जो पॉइंट हैं ये हमारे फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में हैं। जो लाइंस में पॉइंट होते हैं ना उनको हम लोग क्वाड्रेंट में नहीं बोलते, उनको बोलते हैं कि वो लाइन में है, और लाइन को एक्सिस कहा जाता है। जैसे ये पॉइंट एक्स एक्सिस में है, ये वाला पॉइंट भी एक्स एक्सिस में है, ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस में है, ये पॉइंट भी वाई एक्सिस में है। इस तरीके से एक्सिस उनको कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये आया है कि बताओ ये पॉइंट्स कहाँ पर होंगे। तो क्या हम लोगों को इन पॉइंट्स को फिर इसी तरीके से प्लॉट करना पड़ेगा क्या, जैसे हमने भी प्लॉट किया था वैसी मेहनत करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए एक ट्रिक काम करता है। ट्रिक क्या है आओ वो समझाता हूँ। दूसरा पेन ले लेता हूँ, थोड़ा सा कलर मैच हो जा रहा है। देखो बच्चों, अगर कोई भी पॉइंट ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है ना, तो तुम देखो उसका जो वैल्यू है ना वो प्लस प्लस में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट है ना तो एक्स वाला नंबर भी प्लस में रहता है और वाई वाला नंबर भी प्लस में रहता है। तो अगर तुम्हें कोई भी नंबर दिया हुआ हो जिसमें एक्स भी प्लस में हो और वाई भी प्लस में हो, एक्स भी प्लस में हो वाई भी प्लस में हो, तो तुम समझ जाना वो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में है। समझ में आया मेरी बात? दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है पता है, यहाँ पर x वाला नंबर माइनस में हो जाता है और y वाला नंबर प्लस में हो जाता है। जैसे जो पॉइंट f है, एग्जाम्पल के लिए जो पॉइंट f है इसका वैल्यू कितना दिया हुआ था, देखो यहाँ पर x के लिए ये था -4, x के लिए ये था -4 और y के लिए था ये प्लस वाला 4। तो कोई भी नंबर अगर सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में आता है ना तो उसमें पहला नंबर हमारा माइनस में रहता है और दूसरा नंबर प्लस में रहता है। एकदम कन्फर्म है, अगर कोई भी नंबर पहला वाला माइनस में है दूसरा प्लस में है तो वो सेकंड में ही रहेगा। तीसरा क्वाड्रेंट सबसे इजी पीजी, इसमें तुम लोग जैसे ये पहला वाले में दोनों प्लस प्लस रहते हैं ना, वैसे तीसरे वाले में दोनों माइनस माइनस रहते हैं। जैसे जो पॉइंट ई था ये देखो x के लिए -3 है और y के लिए -2 है। तो अगर कभी भी तुम देखो कि दोनों नंबर माइनस में दिए हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ये याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद कर लोगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा। और अगर कोई भी नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है तो इसमें पहला वाला नंबर प्लस रहता है और दूसरा नंबर माइनस रहता है। याद भी करना है तो समझ के करना है कि प्लस माइनस जो मैं लिख रहा हूँ इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। जैसे देखो पॉइंट जो जी है, पॉइंट जी का वैल्यू देखो एक्स के लिए भैया कितना है, +3 है और वाई के लिए कितना है, -4 है। तो यहाँ पर पहला नंबर प्लस और दूसरा नंबर माइनस था ना, तो कभी भी पहला प्लस और दूसरा माइनस रहता है तो वो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है। यहाँ पर जो मैंने पॉइंट ई लिखा था ये दोनों माइनस में थे, एक्स वाला भी -3 था और वाई वाला भी -2 था, इसीलिए दोनों नंबर अगर माइनस में है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है। तो ऐसे समझना भी है, मतलब पूरा पूरा रटना नहीं है, समझ के रटना है, याद करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्वाड्रेंट किसको कहते हैं, और अगर किसी में भी दो साइन अगर प्लस वाला है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहला माइनस में है दूसरा प्लस में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर अगर हमारा पहला और दूसरा दोनों माइनस में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और उसके बाद फिर अगर एक प्लस में है दूसरा माइनस में है तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो गया। चलो अब जो हमारे क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, इसको मैं कॉपी में लिख करके तुम्हें बताता हूँ इनके आंसर क्या क्या होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फोकस है, हाँ फोकस अच्छे से। तुम लोग नंबर्स देख लो, ये सभी के सभी नंबर्स दिए हुए हैं, मैं इन्हीं नंबर्स को यहाँ पर बस क्वाड्रेंट में लिखने वाला हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका पहला पॉइंट देखो, पहला नंबर जो दिया है वो है -6 और +3। तो मैंने तुम्हें भी बताया कि पहला नंबर अगर माइनस में हो और दूसरा नंबर प्लस में हो तो ये होता है हमारे सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में। इसको ऐसे लिखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसे 2 ऐसे ही लिखा जाता है जनरली, वो तो मैं तुम लोगों को समझाने के लिए ऐसे सेकंड लिख दिया था, बाकी तुम ऐसे ही लिखना एग्जाम में अगर आएगा तो। ठीक है, क्वाड्रेंट ऐसे, समझ में आया? दूसरा वाला जो है उसमें दोनों नंबर माइनस में है बच्चों, पहला -5 दिया है दूसरा -3 दिया है, तो ये हमारे पास थर्ड वाले क्वाड्रेंट में हो जाएगा। फिर उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दोनों नंबर प्लस में दिए हुए हैं, प्लस का 11 प्लस का 6, तो दोनों नंबर प्लस में रहते हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाता है। उसके बाद फिर फोर्थ वाले क्वेश्चन में हम लोगों को पहला नंबर प्लस में दिया है दूसरा नंबर माइनस में दिया है, तो पहला प्लस और दूसरा माइनस, ये हमारे फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में होता है। फिर उसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन हम लोगों को दिया है -7 और -4, तो दोनों नंबर निगेटिव हैं, तो दोनों नंबर निगेटिव कहाँ पर होते हैं, तो वो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में होते हैं। कितना सिंपल है ना, इतना इजी पीजी है, बस थोड़ा सा याद रहना चाहिए, बाकी क्वेश्चन एकदम तुरंत तुरंत बन जाते हैं, इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। सिक्स वाले में दिया हुआ है भैया पहला नंबर 4 और दूसरा नंबर -1, यानी प्लस नंबर है दूसरा माइनस है, तो पहला प्लस और दूसरा माइनस हमारे फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में होता है। फिर उसके बाद सेवन्थ वाले में आ जाओ, सेवन्थ वाले में दिया हुआ है पहला नंबर -3 दूसरा नंबर +8, तो माइनस और प्लस ये होता है हमारे सेकंड वाले क्वाड्रेंट में, पहला माइनस और दूसरा प्लस। फिर लास्ट का जो 8th वाला क्वेश्चन है ये तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ, रटना नहीं है यहाँ, समझना है। जल्दी से मुझे बताओ कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, छोटा सा होमवर्क, एकदम छोटू सा होमवर्क दिया हूँ, बहुत मुश्किल काम नहीं दिया हूँ, गुस्साना नहीं कि सर होमवर्क दे दिए, चुपचाप से आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो उसी तरीके से जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ये भी तुम लोगों से बहुत आराम से बन जाएगा। जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है बच्चों ये बहुत ईजी पीजी है, इसमें पूछ रहा है राइट द एक्सिस ऑन विच द गिवन पॉइंट लाई। ये जो पॉइंट है ना ये पॉइंट क्वाड्रेंट में नहीं आएंगे, ये कहीं ना कहीं हमारे एक्सिस में आएंगे।
हम लोगों को देखो कभी भी ना अगर एक भी नंबर जीरो में दिया हुआ हो, चाहे x का वैल्यू जीरो दिया हो चाहे y का वैल्यू जीरो दिया हुआ हो, तुम समझ जाना कि वो क्वाड्रेंट में फिर नहीं आता है, फिर वो ना लाइंस के ऊपर आते हैं वो पॉइंट। जैसे हमने यहाँ पर भी समझा था कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये वाला या ये वाला ये क्वाड्रेंट नहीं कहलाएंगे, ये एक्सिस कहलाते हैं कि ये एक्सिस में है। अब जैसे ये k वाला जो पॉइंट है ये कौन से एक्सिस में है, ये y वाले के ऊपर है ना, तो इसको y एक्सिस कहा जाएगा कि k वाला जो पॉइंट है या i वाला जो पॉइंट है ये हमारे y एक्सिस में है। उसी तरीके से j वाला पॉइंट है और जो h वाला पॉइंट है ये हमारे x एक्सिस में है। गॉट इट, समझ में आ गया। तो अब हम लोगों को पता कैसे चले सर कि अगर ये पॉइंट्स दिए हुए हैं तो ये कौन सा एक्सिस में होगा। सिंपल सा तरीका, बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ, याद रखना है थोड़ा सा, लेकिन चीज़ों को देखो अगर तुम भूल जाते हो, ऐसे बच्चों में से हो जो जल्दी से याद नहीं कर पाते हैं ना, तो छोटे छोटे नोट्स बना लेना। केवल यहाँ पर नोट्स कंप्लीट करने मत आया करो, थोड़ा सा खुद से नोट्स भी बनाया करो, ठीक है। तो नोट्स ये बना लेना कि भाई अगर कभी भी x का वैल्यू दिया है और y का वैल्यू नहीं दिया है तो ये वाला पॉइंट x एक्सिस में होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, x का वैल्यू दिया है y का वैल्यू नहीं दिया है तो x एक्सिस में होगा। और वहीं अगर इसका उल्टा कर दिया, यानी कि अगर x का वैल्यू नहीं दिया है बस y का वैल्यू दिया है तो y एक्सिस में होगा। या तुम इसे इजी वे में ऐसे याद कर सकते हो कि x का वैल्यू दिया है तो x एक्सिस में होगा और y का वैल्यू दिया हुआ है तो y एक्सिस में होगा। खेल खत्म। तो ये वाला x एक्सिस में हो जाएगा, ये वाला y एक्सिस में हो जाएगा, ये भी x एक्सिस में हो जाएगा, ये y एक्सिस में हो जाएगा। बस और कुछ नहीं करना है, इतना ही करना था। समझ में आ गया? गॉट इट? क्लियर है? कमेंट करके बताते भी जाओगे कि हाँ सर जी क्लियर है। और क्लियर नहीं रहे ना तो देखो यहाँ पर मैंने लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, ये ऑफिशियल एमडी सर टेलीग्राम जो मैंने लिखा है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे मैं तुम लोगों से अच्छे से बात कर पाता हूँ, वहाँ पर तुम लोग अपने डाउट मुझसे पूछ भी सकते हो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। अरे यार एक तो बहुत जरूरी चीज़ बतानी भूल जा रहा हूँ बच्चों, कैसे मैं भूल गया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी भी लेट नहीं हुआ, जरूर बता देता हूँ। देखो बच्चों 9th में इस बार सिलेबस टफ हुआ है, केवल मैथ्स का ही नहीं सारे सब्जेक्ट का। और तुम लोग ना एकदम अच्छे से पढ़ना अगर चाहते हो, जिसमें तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस भी कराया जाए, उसके अलावा तुम्हारा एकदम टाइम से सिलेबस कंप्लीट हो, तुम्हारे डाउट्स क्लासेस हो जाएं, तुम्हारा एक एक बच्चे के ऊपर फोकस करके तुम्हें पढ़ाया जाए, तो इस तरीके की जो मेरी क्लासेस है ना वो अनअकैडमी के ऐप में मेरे बैच में हो रही है। यस तुमने सही सुना, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता है, मेरा पेड बैच भी है, एकदम अफोर्डेबल प्राइस में है, सिर्फ 2499 में पूरे साल भर का है। और वो केवल मैथ्स के लिए नहीं, उसमें सारे के सारे सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं। हिंदी शायद नहीं है, बाकी सब्जेक्ट हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम एकदम अच्छे से पढ़ना चाहते हो, वाकई में तुम्हें अगर मेरा पढ़ाया समझ में आता है, तो तुम मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो। मेरा बैच का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बैच का नाम है आरंभ बैच, उसमें पूरी टीम मेरी पढ़ाएगी, मैं रेगुलर क्लासेस करता हूँ वहाँ पर। और वहाँ पर तुम्हारा जो सिलेबस है वो टाइम से कंप्लीट करा करके तुम्हारा रिवीजन कराया जाएगा, तुम्हें अलग से क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कराई जाएगी। मैं तुम लोगों को सच्ची बताता हूँ, बहुत सारे बैच ऐसे हैं मार्केट में जो अच्छे अच्छे बहुत मतलब ये फेमस टीचर है ना, उन लोगों का बैच है। वहाँ पर बच्चे आकर के मुझे बताते हैं कि सर वो लोग ना बस एक बार जल्दी से सिलेबस खत्म करा करके बोल देते हैं अपने से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, एग्जाम के समय कोई ध्यान नहीं देता है, सब 10th वाले भैया लोग को पढ़ाने लग जाते हैं, दीदी लोग को। तो तुम लोगों के साथ 9th में ऐसा बिल्कुल ना हो, इसके लिए तुम आरंभ बैच ज्वाइन कर लो। वहाँ पर तुम्हारे फाइनल एग्जाम के डे तक, जब तक सारे बच्चों के एग्जाम खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक वहाँ पर हम लोग क्लासेस करते हैं, ठीक है। तो वो बैच का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट जा करके ज्वाइन कर लेना। अगर वहाँ पर महंगा दिखा है, 2499 से ज़्यादा प्राइस दिखा है, तो तुम MD सर कूपन कोड यूज़ कर देना। जो MD सर मेरे चैनल का नेम है ना, वैसे बस MD सर लिख देना बिना स्पेस दिए, तो तुम्हें डिस्काउंट वाला प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। गॉट इट? समझ में आ गया? अब आ जाओ अगले क्वेश्चन के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन दी एक्स एक्सिस, इनमें से कौन से पॉइंट एक्स एक्सिस में लाई करेंगे। बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, तुम लोगों को पता ही है कि अगर एक्स का वैल्यू दिया है तो एक्स एक्सिस में लाई करेगा। जैसे ये वाला एक्स का वैल्यू दिया है तो एक्स एक्सिस में लाई करेगा, और ये वाला तो नहीं करेगा, इसमें वाई का क्योंकि दिया है। ये वाला करेगा, ये वाला एक्स का वैल्यू दिया हुआ है इसलिए एक्स एक्सिस में लाई करेगा। यहाँ पर हमारे पास देखो दोनों वैल्यू दिए हुए हैं, तो जब दोनों वैल्यू दिए रहते हैं तो वो एक्सिस में लाई नहीं करता है, वो क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी कि क्वाड्रेंट में वो पॉइंट आता है। तो इसको मत लिख देना, ये मत सोचना कि एक्स का वैल्यू दिया है तो ये एक्स एक्सिस में होगा, ऐसा नहीं है। इसमें वाई का भी वैल्यू दे दिया है। वैसे इस वाले में भी बुद्धू बनाया जा रहा है, इसमें भी दोनों पॉइंट माइनस में है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ना कि एक्स एक्सिस में। ये वाला देखो ये करेगा एक्स एक्सिस में लाई, क्योंकि एक्स की वैल्यू दी है बट वाई की वैल्यू नहीं दी गई है। इस वाले में एक्स का वैल्यू नहीं दिया है तो ये भी एक्स एक्सिस में लाई नहीं करेगा। समझ में आ गया? एक्स एक्सिस में कब करता है, वाई एक्सिस में कब लाई करता है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो 7th वाले में आ जाओ। फ्रॉम द गिवन फिगर चूज द लेटर दैट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। इस वाले डायग्राम को देखना है और तुम्हें बताना है कि ये जो हमारे नंबर्स दिए हुए हैं वो कौन कौन से पॉइंट पर हैं। जैसे देखो बहुत सिंपल है, खतरनाक है। अच्छा इसके बाद बोल रहा है कि ए और एफ जो पॉइंट है ना, ये हम लोगों को इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। यहाँ पर ए का और एफ का जो कहाँ गया भाई, ये रहा एफ और ये रहा ए, इनका वैल्यू हम लोगों को इधर नहीं दिया हुआ है। ये जो पहला दूसरा और तीसरा वैल्यू दिया हुआ है उसमें ए और एफ नहीं है, उसमें दूसरे पॉइंट हैं, हमें ए और एफ का अलग से बताना है। कोई दिक्कत नहीं, सब बताते हैं, आ जाओ तुम्हें।
सबसे पहले अगर मैं 2 और 1 देखूं तो बेटा x के लिए 2 कहाँ पर है, ये रहा x के लिए 2, तो ये वाला पॉइंट जो g है ना ये नहीं होगा, ध्यान रखना। हम लोगों को y के लिए 1 चाहिए तो ऊपर आना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट e है ये वाला पॉइंट हमारा x के लिए 2 में आ रहा है और y के लिए 1 में आ रहा है, तो पहले वाले का आंसर पॉइंट e हो जाएगा। ये पॉइंट e जो है वो पहले वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, बुझा गया। अगला देखें, x के लिए 0 और y के लिए 5 है, इसका मतलब ये y एक्सिस में लाई कर रहा होगा, मतलब इधर उधर कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे तुम y एक्सिस में आ जाओ और y में तुम 5 को ढूंढो। देखो y में 5 यहाँ पर है, तो ये जो पॉइंट b है ना वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बुझाया। उसके बाद तीसरा वाला, x के लिए हमारे पास 2 है और y के लिए 0 है, तो यही वाला पॉइंट होगा। ये जो पॉइंट g था ये देखो x के लिए 2 था लेकिन y के लिए तो 0 है क्योंकि ये x एक्सिस में लाई कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे तीनों आंसर आ गए। अब बोला गया था कि जो a वाला पॉइंट है और जो f वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट लिखिए, तो f वाले का कोऑर्डिनेट जल्दी से लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा वो देखो, ये 5 और 6 के बीच में आ रहा है, तो 5 और 6 के बीच में 5.5 आता है ना बच्चों, तो पहला नंबर हो जाएगा 5.5। पहला जो नंबर होगा वो क्या होगा, x वाला वैल्यू को पहला नंबर बोलते हैं, तो x में ये आ रहा है 5.5 पे, तो 5.5 लिख देना, फिर कॉमा लगा करके y वाला तो कोई वैल्यू होगा नहीं क्योंकि ये x वाली लाइन के ऊपर है, यानी कि y यहाँ पर 0 होता है, तो कॉमा लगा करके 0 लिख देना और ब्रैकेट बंद कर देना। ब्रैकेट खोले, 5.5 लिखे, कॉमा लगा करके 0 लिखे, ब्रैकेट बंद कर दिए, खेल खत्म। बाकी ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना इसको मैं भी आंसर भी लिख दूंगा यहाँ पर, और इसके जो नोट्स है वो टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से तुम लोग कॉपी भी कर सकते हो, लेकिन सीख करके, रट करके कॉपी नहीं करना है। उसी तरीके से जो पॉइंट ए है इसका कोऑर्डिनेट कितना है भाई, तो देखो पॉइंट ए हमारे एक्स वाली लाइन पर आ रहा है 4 पर, दिखा पॉइंट ए हमारा 4 पर आ रहा है एक्स वाली लाइन पर, और वाई वाले पर ये 5 पर आ रहा है, तो इसका हो जाएगा 4 और फिर 5, यानी ब्रैकेट खोले, 4 लिखे, कॉमा लगा करके 5 लिखे, पहले x वाला वैल्यू लिखते हैं फिर y वाला लिखते हैं, हमेशा याद रखना, और फिर ब्रैकेट बंद कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का खेल खत्म हो गया। 8th वाला क्वेश्चन और इसके आगे तगड़ी तगड़ी क्वेश्चन है। ये वीडियो कितना लेंदी हो गया भाई, 26 मिनट का हुआ है, आधे घंटे कर लेते हैं। ये 8th और 9th वाला कर लेते हैं, कम से कम 8th और 9th वाला कर लेते हैं, या फिर पूरा ही करा दूँ, पूरा ही कराइए देता हूँ, हो गया पूरा ही नहीं यार, लोकेट द पॉइंट, बड़े बड़े क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। कैसे किया जाए तुम लोग इसका मेरे को कमेंट में आंसर भी बताना ना। अभी मैं फिलहाल इस वाले वीडियो में काम कर रहा हूँ, मैं पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दे रहा हूँ, पूरा एक्सरसाइज, बीच में ब्रेक लूँगा लेकिन तुम लोगों को पता नहीं चलेगा, मैं वीडियो को एडिट कर दूंगा। लेकिन तुम लोग क्या चाहते हो, क्या तुम लोगों को एक ही वीडियो में पूरा पूरा एक्सरसाइज चाहिए, या तुम चाहते हो नहीं सर आधा एक वीडियो में कर दिया करो, आधा एक वीडियो में कर दिया करो, तुम लोग कैसा चाहते हो? जो भी चाहते हो लाइक भी करना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना। देखो बहुत मेहनत लगता है आर्य सवाल कराने में, इतना इजी एक्सरसाइज है, उसमें भी देखो आधा घंटा कब खत्म हो गया पता भी नहीं चला, अभी तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है चलो कोई बात नहीं। जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हम लोग को बोला गया है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन द ग्राफ गिवन बिलो। ये जो पॉइंट दिए हुए इनके हमको कोऑर्डिनेट लिखने हैं, कुछ मैं बताऊंगा, अब तुम लोग कुछ खुद से करने वाले हो, क्योंकि भाई तुम लोगों को मैंने समझा दिया ना कैसे कैसे कोऑर्डिनेट निकालते हैं। जैसे तुम लोगों को इसमें सबसे मुश्किल क्या दिख रहा है, हो सकता है बच्चे बोलेंगे सर मुश्किल ना ये ई वाला दिख रहा है, कुछ मुश्किल नहीं है। इसको सीधा तुम एक्स वाली लाइन पर आकर के देखो कितना पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, तो इसका एक्स वाला वैल्यू 3 हो जाएगा, और वाई वाले पर 5 पे आ रहा है, तो वाई वाला वैल्यू मेरा 5 हो जाएगा, बंद हो गया, और कुछ थोड़ी करना है। जैसे जे वाला तुम बोलोगे सर अंदर में एकदम खतरनाक से मुश्किल दिख रहा है, ये डायग्राम मुश्किल बनाया गया, पॉइंट मुश्किल नहीं है बुद्धू लोग। देखो यहाँ पर जे को तुम ऐसे नीचे आओ, ऐसे नीचे आते जाओ, देखो एक्स पे 5 पर आया, तो इसका पहला वाला पॉइंट जब तुम लिखोगे ब्रैकेट लगा करके तो 5 लिखोगे, और फिर y की तरफ कितने में जा रहा है, तो y की तरफ 4 में जा रहा है, तो दूसरा नंबर 4 लिख दोगे। जैसे यहाँ पर मुझे एक नंबर दिख रहा है, कहाँ ये 5 दिखा था, ये देखो जैसे ये 5 और 3 लिखा है, सेम ऐसे ही बस ब्रैकेट लगा करके 5 और 4 लिख दोगे, तो जे वाले का वैल्यू हो जाएगा। ऐसे करना है। समझ में आ गई, बुझा गई मेरी बात? नहीं भी समझ में आ गई तो बता देना मेरे भाई कमेंट करके कि सर थोड़ा सा स्लो कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो भी मैं कर दूंगा। 8th वाला तुम लोग खुद से कर लेना बच्चों, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तुम लोगों को मजा भी आएगा करने में सॉल्व। 9th वाले में क्या बोल रहा है भाई, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो। यानी कि इसमें भी ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं ना, तुम्हें उन पॉइंट्स का ही कोऑर्डिनेट बताना है। जो लिखा हुआ उसका मतलब मैं बताता हूँ। लिखा हुआ ये है कि अगर कोई भी फिगर बना हुआ है ना, तो उसके वर्टिसेस का हम लोगों को कोऑर्डिनेट बताना है। कोऑर्डिनेट मतलब वही एक्स और वाई का वैल्यू बताना है। तो ये जैसे फिगर बना है ना, तो इसका वर्टिसेस किसको बोलते हैं, जो कॉर्नर होता है ना, ये कोना, इस कोना को वर्टिसेस कहा जाता है, वर्टेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो वर्टेक्स है हमें इनके कोऑर्डिनेट बताने हैं। जैसे कि मान लो ये पॉइंट ओ है, तो पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट की होगा भाई, एक्स वाले पर आओ जल्दी, पहले एक्स वाले पर ये 3 पर आ रहा है, ये बी जो लिखा हुआ है वो एक्चुअल में इस पॉइंट के लिए लिखा हुआ है, 3b नहीं है, समझ जाना, ये 3 केवल नंबर यहाँ पर है, और ये जो b है ना वो इस वाले वर्टेक्स के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम तो पॉइंट ओ को ढूंढ रहे थे ना, तो पॉइंट ओ में पहला नंबर हमारा 3 हो जाएगा ब्रैकेट में, और y वाले में अगर देखो तो 6 में आ रहा है,
तो दूसरा नंबर हमारा 6 हो जाएगा। खेल खत्म। यानी 3 और 6 हमारे पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। वैसे ही सब में करना है। जैसे इस वाले फिगर में अगर तुम देखो तो इसमें और इसमें दोनों में जे वाला पॉइंट आ रहा है, इसमें भी जे वाला आ रहा है, इसमें भी जे वाला आ रहा है, तो दोनों का सेम आंसर हो जाएगा। एक्स वाले भी लाइन पर अगर मैं जाऊँ तो ये देखो 2 पर आ रहा है, ये जे वाला अगर मैं सीधे नीचे आता हूँ एक्स वाले लाइन पे तो 2 आ गया, और इधर वाई वाले पे 4 आ गया, तो 2 और 4 लिख देंगे। खेल खत्म इस क्वेश्चन का। कितना आसान था, बुझा गया। चलो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो बताना, मैं और क्लियर कर दूंगा। बाकी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास, ठीक है। 10th वाला क्वेश्चन, 10th वाले में कहा गया है प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर, वेरीफाई दैट दे लाई ऑन अ लाइन। यानी कि आप लोगों को इनको पहले ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है और फिर वेरीफाई करना है कि वो लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो लाइन के ऊपर कौन कौन आ रहे हैं ग्राफ पेपर में, चलो प्लॉट करके हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने ग्राफ वाला पेज फिर से ले लिया है। मैं बहुत होशियार हो गया हूँ। पहले मैं क्या करता था पता है, बुद्धू वाला काम, एक ही ग्राफ पेज में अलग अलग ग्राफ पेज में हर बार लाइन बनाते रहता था, बहुत टाइम लगता था, बहुत बोरिंग काम लगता था। इस बार मैंने होशियारी किया। क्या होशियारी किया, एक तो ग्राफ पेज में इसे बना लिया हूँ और सबका बस फोटोकॉपी मारते जाता हूँ। जब खत्म होने लगता है तो लास्ट लेगा फिर फोटोकॉपी मार लेता हूँ, टाइम बच जाता है। तुम लोग भी ऐसी स्मार्ट वर्क किया करो। चलो तो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें पहला नंबर दिया है ABCD। ए है भैया 4 0। चलो देखते हैं 4 0 कहाँ पर है। एक्स के लिए 4, एक्स के लिए 4 यहाँ पर है और वाई के लिए 0 यहाँ पर है। ये मेरा पॉइंट ए हो जाएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये ए हो गया। बी दिया हुआ है एक्स के लिए 4 और वाई के लिए 2। अच्छा, ये एक्स के लिए 4 यहीं पर है, वाई के लिए 2 तो यहाँ पर है, तो ये वाला पॉइंट अपना बी हो जाएगा। सी दिया हुआ है एक्स के लिए 4 और वाई के लिए 2.5। इसको भी समझ लो ध्यान से। एक्स के लिए 4 है और वाई के लिए 2.5 है। कहाँ पर मिलेगा, एक्स के लिए 4 तो यहीं पर रहेगा, 2.5 जो होगा ना बेटा वो 2 और 3 के बीच में आता है। ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना ये पॉइंट सी कहलाएगा, क्योंकि ये एक्स के लिए 4 में आ रहा है और वाई के लिए, देखो वाई के लिए ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो 2 और 3 के बीच में 2.5 आता है। फिर जो पॉइंट डी है वो एक्स के लिए 4 है और वाई के लिए 6 है। एक्स के लिए 4 और वाई के लिए 6, देखो ये रहा। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये एक सीधी लाइन पे आ जा रहा है। अगर मैं इसमें लाइन बनाऊँ ना तो ये कुछ इस तरीके से लाइन के ऊपर बन जा रहा है। तो यही हम लोगों को बोला गया था कि वेरीफाई कीजिए कि ये पॉइंट जो है वो एक लाइन पे आ रहे हैं। तो यस, ये लाइन पे आ रहे हैं, वेरीफाई हो गया। कॉल आ रहा है ना, रुको मैं थोड़ा सा कॉल पिक कर लेता हूँ। ओके बच्चों, वो थोड़ा कॉल आ गया था अचानक से। देखो घर के जो बड़े बेटे होते हैं ना उनको बहुत सारा जिम्मेदारी रहता है। तुम लोग में भी से जो बड़ा बेटा होगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि तुम लोगों को घर की कितनी जिम्मेदारियाँ मिली गई हैं, या तुम लोग एकदम छोटे बच्चों की तरह काम करते हो घर का। ओके, तो यहाँ पर जो सेकेंड वाला पार्ट है उसमें P Q R और S दिया हुआ है और हमें पता करना है कि क्या ये भी एक लाइन में है। पता क्या करना है, वेरीफाई करना है, मतलब कि होंगे लाइन पे तो होंगे। कहाँ पर लाइन बनेगा, कैसा लाइन बनेगा वो अपने को चेक करना पड़ेगा। तो भैया जो पॉइंट P है वो 1 और 1 है, एक्स के लिए भी 1 है और वाई के लिए भी 1 है। ये रहा मेरा पॉइंट P। उसके बाद पॉइंट Q हमारा एक्स के लिए भी 2 और वाई के लिए भी 2 है। तो देखो एक्स के लिए 2 यहाँ पर रहा और वाई के लिए 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये एक्स के लिए 2 हुआ और वाई के लिए 2 इधर आ गया। तो ये पॉइंट P था, ये पॉइंट Q हो गया। फिर पॉइंट R जो है वो एक्स के लिए भी 3 और वाई के लिए भी 3 है, तो ये रहा। ये वाला पॉइंट देखो एक्स के लिए भी 3 और वाई के लिए भी 3, ये पॉइंट अपना R है। और पॉइंट S जो है वो एक्स के लिए भी 4 है और वाई के लिए भी 4 है, तो वो यहाँ पर आएगा। ये देखो एक्स के लिए 4 इधर है और वाई के लिए 4 इधर है। ये मत सोचना कि सर इस वाले लाइन के ऊपर आ जा रहा है तो दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, आता है। बस मेन मुद्दा ये है कि ये तीनों एक सीधी लाइन पे आ रहे हैं क्या, तो हाँ जी ये तीनों एक सीधी लाइन पे आ रहे हैं, वेरीफाई हो गया। इस तरीके से वेरीफाई करने का है। लास्ट में आ जाओ, जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, देखो ये रेड वाला जो मैंने बनाया है वो फर्स्ट वाले के लिए बनाया, ये ब्लू वाला जो बनाया सेकंड वाले के लिए बनाया। मेरे पास और कोई कलर है क्या, ऑरेंज वाला चलता नहीं है शायद यार, पर्पल वाला चलेगा। अरे ये तो रेड पेन है, हाँ रेड पेन से बना, नहीं रेड पेन तो हो चुका ना, रेड कलर यूज़, पर्पल देखता हूँ अगर चल जाएगा तो पर्पल से बना देंगे, नहीं तो फिर किसी से ही बना दूंगा। तो थर्ड वाला जो भैया एल के लिए हमारे पास, सॉरी मतलब जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें जो पॉइंट दिया हुआ है एल, उसमें 6 और 2 लिखा हुआ है। तो 6 कहाँ पर मिलेगा, ये रहा। ये एक्स के लिए 6 है और वाई के लिए 2 कहाँ पर है, तो ये ऊपर वाला पॉइंट, हाँ ये चल रहा है। ये एक्स के लिए 6 पे आ गया और वाई के लिए 2 पे आ गया, ये पॉइंट अपना एल है। फिर दूसरा पॉइंट जो एम है वो है 5 और 3, एक्स के लिए 5 ये रहा और वाई के लिए 3 ये रहा। ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा एम, ये एल था, ये हो गया हमारा एम। फिर एन वाला पॉइंट है एक्स के लिए 3 और वाई के लिए 5, वाह। एक्स के लिए 3 ये रहा और वाई के लिए 5 ऊपर आ जाओ, ये रहा। ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा पॉइंट एन। और फिर लास्ट में पॉइंट ओ है जो एक्स के लिए एक्स के लिए 2 है और वाई के लिए 6 है। एक्स के लिए 2 ये रहा और वाई के लिए 6 अपना ये रहा। ये देखो ये वाई के लिए 6 हो गया और एक्स के लिए 2 हो गया। ये भी मुझे दिख ही रहा है कि ये सीधी लाइन पे आ जाएंगे। ये चारों के चारों जो पॉइंट है ना पर्पल वाले, ये चारों एक सीधी लाइन पे आ जाएंगे। ये भी हमारा वेरीफाई हो जाएगा। हो गया, समझ में आ गया कैसे करना था, बुझा गया ना। कोई दिक्कत होगा तो बता देना भाई लोग। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की है भैया
11th वाले में बोला गया है प्लॉट द गिवन पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर एंड चेक इफ दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इफ नॉट नेम द शेप दे फॉर्म व्हेन जॉइन द गिवन ऑर्डर। ये काम करोगे अब तुम लोग खुद से, जो मैंने काम यहाँ पे किया वैसे ही करना है। पॉइंट ए बी सी और डी चारों को पॉइंट को प्लॉट करना है ग्राफ पेज में। ग्राफ पेज में प्लॉट करके ये चेक करना है कि क्या वो एक लाइन पे आ रहे हैं। अगर लाइन पे सीधी लाइन पे बन गए तो लिख देना यस दे लाई ऑन अ लाइन, ऐसे दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन ऐसे लिख देना यस करके। और अगर नहीं आते हैं स्ट्रेट लाइन पे तो कुछ ना कुछ डायग्राम बनेगा, हो सकता है ट्रायंगल बन जाए, हो सकता है रेक्टेंगल बन जाए। इसमें आंसर दिया ही होगा क्वेश्चन नंबर, हाँ देखो यहाँ पर स्क्वायर बनेगा, सेकंड वाला एक स्क्वायर बनेगा, थर्ड वाले जो पॉइंट जब तुम लोग तीनों मिलाओगे ना तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, फोर्थ वाला एक रेक्टेंगल बन जाएगा, फिफ्थ वाला एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ये तुम लोगों को वहाँ पर नाम लिख देना है, ठीक है। अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आता है कि रेक्टेंगल क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, तो तुम लोग क्लास 5 में पढ़ो। ट्रायंगल जानते हो ना, 3 साइड वाले फिगर को ट्रायंगल कहते हैं। तो तुम लोग देखना कि जब तुम मिलाओगे तीनों पॉइंट को तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, या फिर चारों पॉइंट जो रहेंगे, चारों पॉइंट में तुम सोचोगे सर 4 पॉइंट से ट्रायंगल कैसे बनेगा। ये जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर ट्रायंगल दिया है, यानी कि ये जो हमारे पॉइंट हैं ई एफ जी और एच, ये चारों मिलकर के एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए तुम्हारे दिमाग पहले कि यार 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनता है, 4 पॉइंट से कैसे बनेगा। तो मैं इसको समझ सकता हूँ, पता है क्या होगा, यहाँ पर ना कोई 2 पॉइंट एक सीधी लाइन पे आएंगे। तुम लोग बना करके चेक करो, मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। एक ही लाइन पे 2 पॉइंट आ जाएंगे और बाकी के जो 2 पॉइंट होंगे वो अलग अलग जगह पे आएंगे। इस तरीके से कहीं ना कहीं मतलब कि कुल मिलाकर के ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा, कन्फर्म अगर वहाँ पे लिखा हुआ है तो। ट्राई करो, बनाओ थोड़ा सा, कुछ खुद से भी प्रैक्टिस करो मेरे प्यारे बच्चों, सारी चीज़ें मैं करा दूंगा। तो वो तो दूध भात हो जाएगा ना तुम्हारे लिए, नेपोटिज्म हो जाएगा वो। तो थोड़ा अपने से प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो जो अगला वाला क्वेश्चन है, जो 12th नंबर का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इसमें बोला गया प्लॉट द पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर जॉइन ए बी बी सी सी एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये मैं करके दिखा देता हूँ। इसमें हम लोगों को ट्रायंगल को यानी कि तीनों पॉइंट को मिला करके ट्रायंगल भी बनाना है और ट्रायंगल का एरिया भी निकालना है। तो कैसे निकालते हैं एरिया, ये है तगड़ा क्वेश्चन, जरूरी क्वेश्चन। आज इसे करते हैं सॉल्व। तो देखो जो 12th वाला क्वेश्चन है उसका जो पॉइंट ए है वो दिया है x के लिए 2 है और y के लिए 5 है। x के लिए 2 ये रहा और y के लिए 5 मेरे को मिलेगा यहाँ पर। तो ये मेरा पॉइंट ए है। पॉइंट बी है x के लिए -2 और फिर y के लिए +2 दिया है, तो y के लिए +2 ऊपर में जाएंगे। तो ये पॉइंट मेरा पॉइंट बी है, ठीक है। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट अपना बी है। उसके बाद पॉइंट सी दिया हुआ है x के लिए 4 और y के लिए 2। x के लिए +4 ये रहा और y के लिए +2 यहाँ ऊपर में आ जाएंगे। देखो y की सिधाई पर और ये 4 की सिधाई पर। तो ये पॉइंट सी है। अब इन तीनों को मिलाओ तो तुम्हारा एक ट्रायंगल बन जाएगा। इन तीनों को मिलाओ मेरे प्यारे बच्चों, ट्रायंगल बनाओ मेरे प्यारे बच्चों। ये मैंने इधर मिलाया, ये मैंने इसको मिला दिया, अरे यार थोड़ा आगे निकल के कोई बात नहीं चलेगा, और ये मैंने इसको मिला दिया, ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया निकालने का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, नहीं बता पाया तो खोपड़िया ढीला कर दिया जाएगा तुम्हारा। एरिया का फॉर्मूला बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें लिख रहा हूँ जो लिख रहे हैं ना बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जो ट्रायंगल ए बी सी हमने बनाया उसका एरिया, बहुत ज़्यादा पतला लिख रहा है, थोड़ा सा मोटे वाला मार्कर से लिखता हूँ। तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चा पार्टी 1/2, ये लिखा आधा इंग्लिश आधा हिंदी कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई होता है बेस से और मल्टीप्लाई होता है हाइट से, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला है। ये अच्छा नहीं चल रहा, मज़ा नहीं आया मेरे को, आया समझ में। 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का एरिया निकालने का। अब यहाँ पर जो बेस है, तुम तीनों में से किसी भी साइड को बेस ले सकते हो ना, ये ध्यान रखना। लेकिन मैं फिलहाल बेस इस BC वाले साइड को ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ से हाइट निकालना आसान है। हाइट जो होता है ना, जैसे कि मान लो अगर मेरे को इस वाले साइड को अगर मैंने बेस लिया तो इसकी हाइट ऐसे निकल करके आएगी, जिसको मेज़र करना मुश्किल हो जाएगा। या अगर मैंने AB को बेस लिया तो ऐसे इसकी हाइट निकल करके आएगी, जो कि मेज़र करना मुश्किल होगा। लेकिन BC को अगर हम बेस लेते हैं 1/2, फिर लिख रहा हूँ, बेस के बदले में BC लिख दिया मैंने। जो हाइट होगा वो ऐसे सीधी लाइन होगी, यहाँ इस वाले पॉइंट से जो सीधी लाइन बनती है ना वो हाइट कहलाती है। तो ये देखो, ये वाली लाइन हमारी जो बन रही है, ये वाली लाइन जो मैंने बनाया ये हाइट है। तो यहाँ पर कुछ नाम नहीं है तो इसका एक नाम अलग से हम D दे देंगे। तो जो हाइट होगा वो अपना AD हो जाएगा। आया समझ में? ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट। अब लिखो इसको 1/2, बेस के बदले में ये जो BC है इसका टोटल लेंथ कितना है ये ध्यान देना। अच्छा, इसमें बच्चे गड़बड़ ये करते हैं, सोचते हैं कि सर टोटल निकालने के लिए माइनस वाले जो है उनको माइनस करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। ध्यान रखना कि जो लेंथ होता है वो हमेशा प्लस में ही होता है। यानी कि ये वाले लाइन से इधर ये 2 पॉइंट है, यहाँ 1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया। इसको तुम सेंटीमीटर मान लो, यूनिट मान लो, कुछ भी मान लो, लिखना नहीं है लेकिन ना, यानी कि सेंटीमीटर लिख दिया क्वेश्चन में, ये सेंटीमीटर में नहीं दिया है, बस हम लोगों को यूनिट लिखना रहता है वहाँ पर। तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2 है।
उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और फिर ये 4 है। यानी इधर ये 4 आ रहा है और इधर ये 2 आ रहा है, तो टोटल जो होगा ना वो 6 होगा। दोनों को प्लस करना है, 2 और 4 को प्लस करके टोटल लेंथ 6 होगा। ये वाले को माइनस मत कर देना, ये मत सुना कि सर माइनस की साइड है तो माइनस कर देंगे, ऐसा नहीं। हमें एक्चुअल में उसका लेंथ चाहिए रहता है ना, लेंथ हमेशा प्लस में रहता है। तो ये हो जाएगा हमारा 6, बेस के बदले में 6 लिखो। और फिर जो हाइट है ये यहाँ से यहाँ तक कितना है भाई, देखो काउंट करो, ये 1 हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट हो गया और फिर ये 3 यूनिट हो गया। यानी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 यूनिट है। तुम ऐसे भी देख सकते हो कि 2 से 5 तक जा रहा है, तो ये देखो ये 2 है और फिर यहाँ तक 5 तक जा रहा है, तो ये 3 वाला 1, फिर ये 4 वाला 2 और फिर 5 वाला 3, तो 3 यूनिट इसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा AD के बदले में 3। अब 2 के टेबल से ये कट हो जाएगा 3 टाइम पे, 2 3 जा 6 होता है। बचा मेरे पास 1 × 3 × 1 का खेल खत्म, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो 9 आंसर आ गया। लेकिन अगर ये सेंटीमीटर में दिया रहता तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हम लिखते, अगर मीटर में दिया रहता तो मीटर का स्क्वायर लिखते। यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो इसको ऐसे लिखा जाता है, स्क्वायर SQ लिखते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है स्क्वायर, और फिर यूनिट लिख देते हैं। यूनिट का मतलब कि कुछ भी हो सकता है, मीटर सेंटीमीटर जो भी रहेगा, तो फिलहाल बस यूनिट लिखना रहता है। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन में 12 बनाना है, इंपॉर्टेंट भी है, पहले बता दे रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तुम लोगों के, हाई लेवल के क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे इस वाले एक्सरसाइज से। चलो भाई, जो अगला क्वेश्चन है 13th वाला, उसमें रेक्टेंगल बनाना, एरिया निकालना, बहुत मेहनत करवा रहे हो तुम लोग मेरे से। RS अग्रवाल की जय हो। बच्चों शेयर कर देना, नानी याद आ जा रहा है यार, बहुत सारा क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन भी सेम है, मतलब इसमें ट्रायंगल बना है उसमें रेक्टेंगल बनेगा। यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं अपने को, ABC 3 पॉइंट दिए हैं। हमें इनको पहले तीनों पॉइंट को प्लॉट करना है ग्राफ में, और फिर हमें एक चौथा पॉइंट खुद से पता करना है जिनका नाम D होगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक पॉइंट D लिखा ना, वैसे एक पॉइंट हम लोगों को वहाँ पर भी D पता करना है, जिससे ABCD एक रेक्टेंगल बन जाएगा, और फिर ABCD का अपने को एरिया निकालना है। इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। आओ बनाते हैं। तो देखो, जो हमारे पास पहला पॉइंट A है वो दिया हुआ है 2 और 5 तो पहले उसका क्वेश्चन 12 का था। इसमें 3 और 1 दिया है, इसमें 3 और 1 दिया है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो हमारा 3 होगा ये रहा, और 1 रहेगा ये वाला। तो ये पॉइंट मेरा पॉइंट A हो गया। ठीक है, उसके बाद पॉइंट B जो है वो x के लिए -3 है और y के लिए +1 है। x के लिए -3 ये रहा और y के लिए +1 ये रहा। ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B दिया हुआ है। पॉइंट C दिया हुआ है, x के लिए हमारे पास -3 और y के लिए +3। x के लिए -3 यही रहेगा, y के लिए +3 बेटा ये रहा, देखो y के लिए +3 और x के लिए -3। ये पॉइंट C हो गया। अब अगर मैं इनको मिलाता हूँ तो देखो अभी रेक्टेंगल ये फिलहाल नहीं बना है, अभी बबुआ ये हमारा रेक्टेंगल नहीं बना है। देखो ऐसे आया और इसको मैं इधर मिला देता हूँ। ठीक है, अगर मुझे रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल की क्या खासियत होती है, रेक्टेंगल की खासियत ये होती है कि आमने सामने वाले साइड हमारे बराबर होते हैं, इधर इधर वाले साइड बराबर होते हैं। तो जितना मेरा ये BA का लेंथ है ना, उतना ही लेंथ यहाँ पर आना चाहिए जो पॉइंट D है। तो उसके लिए क्या करेंगे पता है, इस पॉइंट C से एक सीधी लाइन बनाएंगे और यहाँ पर जाकर रुक जाएंगे, जहाँ पर A हमारा है उसी के ऊपर में। तो ये जो मैंने ऐसे एक लाइन बनाया, तो देखो अब ये रेक्टेंगल बन जाएगा। अब यहाँ से ऐसे ये आधा हो गया और इन दोनों को मिला दो, तो ऑटोमेटिकली हमारे आमने सामने के दिख रहा है ना। तुम लोगों को थोड़ा सा लाइट का दिक्कत होगा, कोई बात नहीं, चल जाएगा, समझ में आ जाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों को बस। तो इस तरीके से हमको पॉइंट D ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो पॉइंट D का जो कोऑर्डिनेट है ये बोला था लिखने के लिए, तो भले ABC का अगर तुम नहीं भी लिखते हो तो चलेगा, बस ऐसे नाम लिख दिए तो भी चल जाएगा, लेकिन पॉइंट D का कोऑर्डिनेट लिख देना। इसका कोऑर्डिनेट कितना है भाई, तो x वाले के लिए हमारा ये 3 है और y वाले के लिए भैया ये +3 है। ये हो गया पॉइंट D का कोऑर्डिनेट। अब अपने को बोला गया था इसका एरिया निकालने के लिए। बताओ रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। लेंथ कितना है इसका, यहाँ से यहाँ तक इसको मैं लेंथ ले लेता हूँ। तो भाई इधर भी ये हमारा 1 2 3 आ रहा है और इधर भी 1 2 3 आ रहा है, तो टोटल ये लेंथ हमारा 6 हो जाएगा। इधर भी 3 इधर भी 3 मिला करके 6 हो गया। तो लेंथ के बदले में मैं 6 ले लेता हूँ। ब्रेथ कितना है बच्चों, तो देखो यहाँ से यहाँ तक 1 और फिर यहाँ से यहाँ तक 2। ठीक है, ये 1 और ये 1 2, तो ब्रेथ हमारा 2 है। तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, तो 12 स्क्वायर यूनिट जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, खत्म, समझ में आ गया। बेटा तुम लोगों को जितना इजी लग रहा है ना बनाना, तुम लोग बनाओ ना। अभी ग्राफ पेपर जब तुम बनाओगे ना तो नानी याद आएगी। बार बार ये जो लिखना पड़ता है ना 1 2 -1 2, ये दिमाग खराब कर देता है। ये तो थोड़ा मेरे को आसान ही लग रहा है जब से मैं फोटो कॉपी करना सीखा हूँ कि अच्छा फोटो कॉपी करके ईजी किया जा सकता है। तुम लोगों को बहुत मुश्किल होगा बार बार लिखना 1 2 3 4 इस टाइप से। तुम लोग भी फोटो कॉपी करवा लेना, एक तो मस्त बना लेना बड़ा सा इसी टाइप से। पापा को बोलना पापा कम से कम 5 to 10 फोटो कॉपी करा दीजिए ना, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। ओके चलो यार, अगला क्वेश्चन क्या है, लोकेट द पॉइंट। और तुम लोगों को भी दिखाता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है और इसमें क्या बोला गया है, फिर पता करते हैं इसके बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, लोकेट द पॉइंट A B एंड C। पॉइंट A B और C को ग्राफ पेपर में बनाइए, टेकिंग सुटेबल एक्सेस, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ पॉइंट D इन द ऑर्डर ऑफ कंप्लीट द रोम्बस। अच्छा, इस बार रोम्बस बनाना है।
एक चीज़ गड़बड़ है इसमें, पता है? अच्छा तुम लोग क्लास 8 में बेटा रोम्बस वगैरह के बारे में पढ़े हो कि नहीं? रोम्बस, पैरेललोग्राम, अगर 8 में पढ़े हो तब तुम लोगों को पता होगा कि रोम्बस क्या है, नहीं तो अगर यहाँ पर डायरेक्ट आ गया है तो गड़बड़ है ना। रोम्बस क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का पार्ट है, वैसे तो पढ़ा हुआ होना चाहिए तुम लोगों के लिए। रोम्बस जो होता है वो स्क्वायर का जुड़ा हुआ भाई होता है, लेकिन अगर नहीं पढ़े हो तब तो गड़बड़ है कि सीधे ये रोम्बस दे रहा है, लेकिन अभी तक बच्चे लोग 9th में रोम्बस पढ़े नहीं अच्छे से। कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। मेजर द डायगनल ऑफ द रोम्बस एंड चेक वेदर दे आर इक्वल और नॉट। रोम्बस के जो डायगनल होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते हैं, तो हम लोगों को वही मेजर करके बताना है कि यहाँ पर जिसके डायगनल होंगे वो इक्वल हैं कि नहीं। तो हम लोग को पता है कि नहीं होने वाले। कैसे करते हैं आओ समझते हैं। इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन है तो सिखाना तो पड़ेगा। जैसे ईजी वाला तो मैं तुम लोग के लिए छोड़ दिया था, इसको नहीं छोड़ सकता, आओ सिखा देता हूँ। ओके तो फिर से मैंने ले लिया ग्राफ पेज। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट जो है वो है पॉइंट ए 1 और 2, एक्स के लिए 1 और वाई के लिए 2, ये रहा पॉइंट ए। फिर उसके बाद जो पॉइंट बी है वो कितना है भाई? पॉइंट बी अपने को दिया हुआ है 3 और 4, एक्स के लिए 3 है और वाई के लिए 4 है, ये रहा पॉइंट बी। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट अपना बी है। उसके बाद पॉइंट सी कितना दिया हुआ है? तो एक्स के लिए 5 और वाई के लिए 2 है, एक्स के लिए 5 है बच्चों और वाई के लिए 2 है। ये रहा मेरे पास पॉइंट सी, ठीक है। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी है। देखो रोम्बस बनाने के लिए होता क्या है ना कि तीनों साइड्स आपस में, चारों साइड सॉरी आपस में इक्वल होते हैं। जैसे स्क्वायर में होते हैं ना चारों साइड इक्वल, वैसे ही रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होते हैं। पहले तो इन तीनों पॉइंट्स को मिला लेते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेंगे, ठीक है। ये तीनों पॉइंट मैंने मिला दिया। अब उसके बाद मुझे अगर चौथा पॉइंट लेना है तो कुछ इधर लेना पड़ेगा ताकि ऐसे ऐसे करके एक डब्बा बन जाए जिसके चारों साइड इक्वल हो। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो देखो एक बॉक्स आ रहा है, फिर ये दूसरा बॉक्स आ रहा है। वैसे ही मैं अगर इधर ऐसे करूँ एक बॉक्स और ये दूसरा बॉक्स तो मेरे यहाँ पर आ रहा है। वैसे अगर मैं इधर से भी लेकर के आऊँ एक बॉक्स और ये दूसरा बॉक्स तो यहाँ पर ये आ रहा है। इसका मतलब जो चौथा वाला डायगोनल डी होगा ना ये जरूर यहीं पर होगा। ये पॉइंट डी को रिप्रेजेंट करेगा जहाँ पर एक्स के लिए 3 आ रहा है और वाई के लिए हमारा 0 हो जा रहा है। तब हमारे पास ये एक रोम्बस बनेगा, इसको रोम्बस कहा जाता है, जिसके चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। ये स्क्वायर का ही जुड़ा हुआ भाई होता है। स्क्वायर में और इसमें छोटा सा डिफरेंस है जो मैं तुम लोगों को क्वाड्रिलेटरल जब चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। तो यहाँ पर लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है कि एक्चुअल में हमसे बोला तो गया था रोम्बस बनाने के लिए, लेकिन ये बना स्क्वायर ही है। कैसे स्क्वायर बना पता है तुम लोगों को? क्योंकि इसके डायगोनल भी मुझे दिख रहे हैं इक्वल है और यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल भी दिख रहा है। रोम्बस जो होता है ना वो स्क्वायर ही होता है, बस थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन यहाँ पर जो बना है ये भले हमें रोम्बस बनाने के लिए बोला था लेकिन ये स्क्वायर बना है, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है इसके डायगोनल्स इक्वल हैं बच्चों। डायगोनल बोलते हैं अपोजिट वाले लाइन को मिलाकर, अपोजिट वाले पॉइंट को मिलाते हैं तो जो लाइन बनता है ना ये डायगोनल कहलाता है। वैसे ही जो हमारा ये वाला लाइन है ये भी एक डायगोनल है। तो अगर मैं AC वाले डायगोनल का बात करूँ, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि बेटा AC का लेंथ कितना है, तो तुम देखो यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, तो AC इक्वल टू 4 यूनिट है। उसी तरीके से अगर मैं तुमसे बोलूँ BD का लेंथ कितना है, तो देखो 1 है, यहाँ पर 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो जो BD का लेंथ है वो भी हमारे पास 4 यूनिट है। इसका मतलब क्या हुआ कि डायगोनल्स जो हैं वो हमारे इक्वल हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है, वो अपने इक्वल है इस वाले रोम्बस में। तो एक्चुअल में स्क्वायर था इसलिए डायगोनल इक्वल हो गए। चलो ये हो गया 14th वाला क्वेश्चन। 15th वाले में क्या बोला है? लोकेट द पॉइंट ऑन द सेम ग्राफ, राइट द कोऑर्डिनेट पॉइंट इंटरसेक्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट RS। क्या लिख रहा है यार? आज पढ़ते हैं, तुम लोगों के साथ पढ़ता हूँ फिर तुम लोगों को भी समझाता हूँ अच्छे से। 15th वाले में कहा गया है कि लोकेट द पॉइंट 3, 4, ये पॉइंट P है, Q है और R है और S है। ये चारों पॉइंट को हम लोगों को लोकेट करना है ग्राफ पेपर में। एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन लाइन सेगमेंट PQ और RS। अच्छा, जब तुम इनको लोकेट करोगे ना बच्चों तो होगा ये कि PQ नाम का एक लाइन बनेगा ऐसे, और फिर जो RS है ना वो भी एक लाइन ऐसे बनेगा, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगे कहीं ना कहीं पर। PQ एक लाइन बनेगा और RS एक लाइन बनेगा और दोनों एक दूसरे को कट करेंगे। तो जिस भी पॉइंट पर कट करेंगे ना उस पॉइंट के तुम्हें कोऑर्डिनेट बताने हैं। ये काम तुम आराम से कर सकते हो, ये खुद से करो। जल्दी से मुझे बताओ कि ये दोनों कहाँ पर कट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे। 16th वाले में की बोल रहा है भाई? प्लॉट द पॉइंट AB। अच्छा 2 पॉइंट है बस, AB को प्लॉट करना है ग्राफ पेज में। एंड ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स, extend on the line on both sides to meet the coordinate axis. What are the coordinates of the point where this line meet the x axis and y axis? अच्छा, हमें पॉइंट को यहाँ पर बनाना है। इसको मैं तुम लोगों को बना के बताता हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। एक्चुअल में कुछ करना नहीं है, दोनों पॉइंट मिला करके ना हम लोगों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मिला देना है, और कुछ थोड़ी करना है। और यहाँ पर ये बता देना है कि एक्स एक्सिस में कहाँ पर कट हो रहा है और वाई एक्सिस में कहाँ पर कट हो रहा है, बस यही बताना है। चलो इसको ग्राफ पेपर में समझाता हूँ अच्छे से।
देखो ये ले लिया मैंने ग्राफ पेपर। पहला बोला गया है पॉइंट ए जो है वो एक्स के लिए 2 है और वाई के लिए 4 है। तो एक्स के लिए 2 और वाई के लिए 4 ये रहा, ये मेरा पॉइंट ए हो जाएगा, ये वाला एक्स के लिए 2 और वाई के लिए 4। और जो पॉइंट बी है वो कहाँ गया क्वेश्चन 16, हाँ, एक्स के लिए 4 और वाई के लिए 2, एक्स के लिए 4 ये रहा और वाई के लिए 2 ये रहा, ये मेरा पॉइंट बी है। अब ये कहा गया कि इनको आप मिला करके ना एक्सटेंड कर दीजिए और इस तरीके से एक्सटेंड कीजिए कि जो हमारे ये लाइन वाई वाला लाइन और जो एक्स वाला लाइन है ना, उनको ये दोनों आपस में कट करें कहीं ना कहीं पे। तो अगर मैं इनको एक्सटेंड करता हूँ, जैसे देखो ये तो फिलहाल ऐसे लाइन बन रहा है, इसको इधर एक्सटेंड करना है और इधर एक्सटेंड करना है, इसको बोलते हैं एक्सटेंड करना। तो अब ये वाई वाले को कहाँ पर कट कर रहा है और एक्स वाले को कहाँ पर कट कर रहा है वो बताना है। तो वाई वाले को यहाँ पर कट किया, इस वाले पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा, तो ये वाई वाली लाइन पे है इसलिए एक्स का वैल्यू 0 होगा और वाई का वैल्यू 6 होगा। और इस वाले पॉइंट पर हमारे पास कट किया, यानी कि यहाँ पर हमारे पास x के लिए 6 हो जाता है और y के लिए 0 हो जाता है। बस यही बताना था, कुछ थोड़ी करना था। खत्म, फाइनली खत्म। एक लास्ट क्वेश्चन है, चलो उसको भी जल्दी से निपटा देते हैं। तो देखो जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा फिल इन द ब्लैंक। जितना तुम लोगों ने अभी तक पढ़ा है ना, उसमें तुमने जितना सीखा है बस उसी का यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन, यानी कुछ अलग से नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है अ पॉइंट इन विच एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, यानी एक पॉइंट है जिसमें एक्स वाला वैल्यू 0 दिया है और वाई वाला जो वैल्यू है वो 5 दिया है, यानी पहला नंबर 0 है, दूसरा नंबर 5 है, तो वो कहाँ पर लाई करेगा। तो पहला नंबर 0 हो गया, एक्स का वैल्यू 0 हो गया बच्चों, और वाई का वैल्यू दिया है तो वाई वाले लाइन पे लाई करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वाई एक्सिस। क्या हो जाएगा, वाई, जैसे यहाँ पे लिखा ना ये वाई एक्सिस, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ऑल पॉइंट विथ वाई कोऑर्डिनेट 0, यानी कि अगर y का वैल्यू 0 दिया है तो फिर वो कहाँ पर रहता है, तो y का वैल्यू 0 दिया रहता है तो वो फिर x वाली लाइन पे रहता है, क्योंकि y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू तो दिया ही रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा x एक्सिस, कि भाई y का वैल्यू 0 है तो वो फिर x एक्सिस उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, द x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लेइंग ऑन द y एक्सिस, इसका मतलब फिर से समझो, x वाला जो वैल्यू होता है किसी भी पॉइंट का, अगर वो y एक्सिस में लाई कर रहा है तो x का वैल्यू कितना होता है। कोई भी पॉइंट अगर y वाला लाइन, जो ऐसे वाला लाइन होता है, अगर कोई भी पॉइंट उसमें है तो x का वैल्यू 0 होता है। अगर y वाले लाइन पे है तो x का वैल्यू 0, x वाले लाइन पे है तो y का वैल्यू 0। यही इसका फंडा है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, द पॉइंट कहाँ, कौन सा किए हम लोग, हाँ थर्ड वाले की, फोर्थ वाले में, द पॉइंट वेयर टू एक्सेस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड, जब दोनों लाइन आपस में कट होते हैं, तो इसको मैंने शुरू वाले क्वेश्चन में समझाया था ना कि जहां पर दोनों लाइन कट होते हैं उस वाले पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ORIGIN। इस वीडियो के शुरुआत में बताया था मैंने कि एक्स वाली लाइन और वाई वाली लाइन जहाँ पे कट होते हैं, दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसको ओरिजिन कहते हैं। ठीक है। फिर फॉर द पॉइंट 5 टू द डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्स एक्सिस, अगर कोई भी पॉइंट दिया हुआ है ना और उसका एक्स एक्सिस से अगर डिस्टेंस पूछा है तो वाई वाला वैल्यू उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हो जाता है। y वाला वैल्यू कितना है, 2 है, इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा वो x एक्सिस से 2 यूनिट की दूरी पर होगा। और अगर इसमें उल्टा पूछा रहता कि अगर कोई भी पॉइंट दिया हुआ है उसका डिस्टेंस बताइए y एक्सिस से कितना है, तो जो x का वैल्यू होता है वो y वाले से डिस्टेंस हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो 5 जो होगा वो y वाले से डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज द ब्लैंक कोऑर्डिनेट, यानी कि अगर हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं किसी भी पॉइंट का y एक्सिस से तो वो कितना, उसका मतलब कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, तो इसका x एक्सिस आंसर होना चाहिए कि जो डिस्टेंस होता है y एक्सिस से जब हम लोग दूरी निकालते हैं तो x वाला उसका जो होता है वैल्यू, x वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वही उसका डिस्टेंस होता है। जैसे मैंने यहाँ पर तुम्हें समझाया कि x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो y वाला हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, और y वाले से अगर डिस्टेंस निकालना है तो x वाला जो है ना वो वाला कोऑर्डिनेट हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर x लिख देना है तुम्हें बस, और कुछ नहीं लिखना है। और 7th वाले में बोल रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, जो ओरिजिन होता है यानी कि जहाँ पर दोनों लाइन आपस में कट होते हैं उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो ये भी मैंने शुरू में बताया था, दोनों 0 0 होता है, x भी 0 होता है, वहाँ पर y भी 0 होता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सभी में, ये डिस्टेंस वाला और ये वाला दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। खत्म, टाटा बाय बाय बच्चों, मजा आ गया, पूरा एक एक्सरसाइज हमने एक ही वीडियो में निपटा दिया। अब तुम लोग मुझे बताना है कि अगले वीडियो में तुम्हें किस टाइप की वीडियो चाहिए, शेयर करोगे, बहुत सारे लाइक करोगे तभी मैं बनाऊंगा। 2-4 बच्चे बस देखेंगे, अपने फ्रेंड को भी शेयर नहीं करेंगे तो मैं नहीं बनाने वाला फिर आगे की वीडियोस। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगने वाला है इस पूरे बुक को कंप्लीट करने में। जब मैंने पुराना वाला आर एस अग्रवाल किया था ना तो 1 साल से भी ज़्यादा का समय लगा था, और इस बार मेरे को उस पहले से भी ज़्यादा मैं बिजी हूँ, क्योंकि मेरे पेड बैचेस भी चल रहे हैं, आरएम बैच हो गया, फिर 10th का अर्जुन बैच हो गया, मेरे 2 पेड बैचेस भी हैं। उसके बाद ही मैं तुम लोगों को इसको फ्री में पढ़ाना चाहता हूँ और जल्दी से जल्दी कंप्लीट भी करना चाहता हूँ। 1 साल भी नहीं लगाना चाहता हूँ 6-7 महीने में कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए भैया तुम लोगों का ताबड़तोड़ सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशनल वाला मैसेज चाहिए। बस बच्चों को मोटिवेशन नहीं चाहिए रहता है, टीचर को भी चाहिए रहता है। तो मुझे कमेंट में मोटिवेट करना, मैं तुम लोगों के लिए ताबड़तोड़ वीडियो बनाना शुरू करूँगा। ठीक है।
अब ये आगे बहुत तगड़े तगड़े एक्सरसाइज है बेटा। ये जो एक्सरसाइज तुम पढ़ने वाले हो ना, ये एक्सरसाइज ये क्लास 10th का टॉपिक है। ये एक्सरसाइज सेम टू सेम क्लास 10th में भी दिया हुआ है। तुम लोगों को 9th में ही पढ़ना है। तुम्हारे साथ अच्छा खासा प्रैक्टिकल कर रहा है सीबीएसई। मज़ा आ जा रहा है मेरे को देख करके। मज़ा नहीं आ रहा है, दुख भी होता है, लेकिन सही बोला जाए ना तो ये तुम लोगों के लेवल का चीज़ है। पहले तुम्हारा लेवल बहुत डाउन कर दिया गया था, तो वो तुम लोगों के साथ नहीं होगा। तुम अच्छे खासे 10th 11th वाले बच्चों को टक्कर दोगे आने वाले टाइम पे। तुमसे तो डरेंगे 10th 11th वाले, क्योंकि तुम जो 9th में पढ़ रहे हो वो 10th 11th वाले पढ़ रहे हैं। तो तुम लोग खतरनाक बच्चे हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1B के साथ, अगर तुम लोगों का सपोर्ट रहा तो। थैंक यू, बाय बाय, टाटा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आरएम बैच ज्वाइन कर लेना, और जो जो ज्वाइन करना कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सबका।